नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में करंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य अध्ययन के भी प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IPPB के नाम से जाना जाता है, किसके साथ मिलकर व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत करने की घोषणा किया है? तो याद रखिएगा, एयरटेल के साथ मिलकर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अर्थात IPPB व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा को शुरू करेगा। याद रखिएगा, ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसमें भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी है। और आप सभी जानते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 सितंबर 2018 को किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मियामी ओपन के फाइनल में रूस के मेदवेदेव ने किसे हराकर चौथा ATP खिताब अपने नाम किया है? तो याद रखिएगा, इटली के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है जनिनिक, यानी इटली के जनिनिक को हराकर फाइनल में रूस के मेदवेदेव ने मियामी ओपन फाइनल मैच जीत लिया है और इस प्रकार उन्होंने वर्ष का चौथा ATP खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि देसी नस्ल गिर का भारत का पहला क्लोन मादा बछड़ा तैयार किया गया है, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NDRI के नाम से जानते हैं, इसने देसी नस्ल गिर का भारत का पहला क्लोन मादा बछड़ा तैयार किया है। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। यहां पर देखिए, देसी नस्ल गिर की बात हुई है, तो देखिए इससे कोरिलेट करके आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गाय की देसी नस्ल नहीं है? उसमें से 3 नस्ल दी रहेंगी, एक नस्ल गाय से संबंधित नहीं रहेगा, उसी को आपको फाइंड आउट करना होगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, गिर गाय, साहिवाल गाय, थार पारकर गाय और लाल सिंधी गाय, ये सभी गाय देसी नस्ल की गाय हैं। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अर्थात NGT ने केरल राज्य की किन रामसर सूची में शामिल 2 आर्द्रभूमि की सुरक्षा करने में विफल होने के कारण उस पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यहां पर देखिए 2 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां पर आपको पहले तो उन आर्द्रभूमियों के नाम को देख लेना होगा। तो यहां पर पहला आर्द्रभूमि स्थल है वेम्बनाड और दूसरा है अष्टमुडी। क्लियर? यानी ये जो वेम्बनाड और अष्टमुडी है, ये दोनों आर्द्रभूमि स्थल केरल राज्य में है, सबसे पहली बात। और NGT ने किसके ऊपर, किस राज्य के ऊपर अगर पूछा जाए कि 10 करोड़ का जुर्माना लगाए, तो केरल राज्य के अंतर्गत आने वाली आर्द्रभूमि पर। और कितना जुर्माना है? 10 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, इन आर्द्रभूमियों को 2002 में रामसर सूची में शामिल किया गया था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2023 को किस टाइगर रिजर्व ने प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में अपना 50 वर्ष पूरा किया है? तो याद रखिएगा, बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने टाइगर प्रोजेक्ट के तहत 1 अप्रैल 2023 को अपना 50 वर्ष पूरा किया है। अब यहां से बांदीपुर टाइगर रिजर्व को लेके आपसे इसके स्टैटिक पार्ट से भी प्रश्न बन सकता है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो याद रखिएगा, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक के 2 जिलों में स्थित है। ये दोनों जिले आपसी सीमावर्ती जिले हैं। पहला है मैसूर और दूसरा है चामराजनगर। ठीक है, तो याद रखेंगे, चामराजनगर और मैसूर जो कि कर्नाटक राज्य के जिले हैं, इन जिलों में बांदीपुर टाइगर रिजर्व विस्तारित है। याद रखिएगा, ये जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ये 3 राज्यों के त्रिजंक्शन क्षेत्र में है। अब इसमें कौन कौन राज्य हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। यह भी बात आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यांगली महोत्सव कहां पर मनाया जाता है और ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये जो यांगली महोत्सव है, ये असम की तिवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो सबसे पहले यांगली महोत्सव असम की तिवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और ये किससे संबंधित उत्सव है? तो याद रखिएगा, ये कृषि संबंधित उत्सव है। याद रखिएगा, ये जो असम राज्य की तिवा जनजाति है, यह बुआई के मौसम की शुरुआत के प्रतीक के रूप में इस यांगली महोत्सव को मनाती है और यह प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, पूसा संस्थान नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ESMA, इसको कब अधिनियमित किया गया था? तो याद रखिएगा, इसे 1968 में अधिनियमित किया गया था और इसके अंतर्गत जो भी विषय हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो संवर्ती सूची के ये विषय हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे, आवश्यक रखरखाव अधिनियम 1968 है। यहां पर अगर हम ESMA के फुल फॉर्म को देख लें इंग्लिश में, तो इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट 1968 है और ये संवर्ती सूची का विषय है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अर्थात NGT ने किस नदी में प्रदूषण नियंत्रण हेतु कमेटी गठन का आदेश दिया है? तो याद रखिएगा, हिंडन नदी में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए NGT ने एक कमेटी के गठन का आदेश दिया है और इस कमेटी की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के द्वारा की जाएगी। क्लियर है? अभी NGT के बारे में आपने पढ़ा था
केएनजीटी ने केरल राज्य के दो आर्द्रभूमि स्थल, एक वेम्बनाड और दूसरा अष्टमुडी झील, इसकी सुरक्षा में विफलता को लेकर केरल के ऊपर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में किया गया और इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि आरबीआई के अनुसार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक ऋण वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो याद रखिएगा, 7.84 ट्रिलियन का सार्वजनिक ऋण होगा वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश का। यह अनुमान किसके द्वारा लगाया गया? आरबीआई के द्वारा। याद रखिएगा, ये जो सार्वजनिक ऋण है उत्तर प्रदेश राज्य के ऊपर 2023-24 में, ये 2023-24 के वार्षिक बजट जो कि 6.90 ट्रिलियन का था, उससे 94,000 करोड़ या लगभग प्रतिशत में देखें तो 14% अधिक है। इसका मतलब यह है कि आरबीआई ने इस बात पर चिंता जताई कि जो उत्तर प्रदेश राज्य का सार्वजनिक ऋण है वित्तीय वर्ष 2023-24 में, वो चला गया है 7.84 ट्रिलियन का, और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया है वो बजट है 6.90 ट्रिलियन का। इसका मतलब है कि जितना बजट दिया गया उससे 94,000 करोड़ रुपए ज्यादा का सार्वजनिक ऋण हो चुका है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, और अगर प्रतिशत में आप देखेंगे तो ये बजट से 14% ज्यादा है। क्लियर? तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है खेल नीति 2023। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल नीति 2023 के संदर्भ में कुछ प्रावधान किए हैं, जरा इनको देखिए। इस खेल नीति 2023 के तहत पीपीपी मॉडल पर यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर उत्तर प्रदेश में 14 केंद्रों का स्थापना किया जाएगा, और ये जो 14 केंद्र स्थापित किए जाएंगे, हर एक केंद्र विशेष खेल से संबंधित होगा। क्लियर? इसके साथ ही साथ राज्य में 5 उच्च प्रदर्शन केंद्र भी बनाए जाएंगे, और ये जो 5 उच्च प्रदर्शन केंद्र बनाए जाएंगे, इस उच्च प्रदर्शन केंद्र में एथलीटों को शारीरिक फिटनेस हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहां पर एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि इस खेल नीति के तहत पंजीकृत खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर भी मिलेगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुर्लभ एल्बिनो फॉन कहां देखा गया है? तो याद रखिएगा, दुर्लभ एल्बिनो फॉन को कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य में देखा गया है। याद रखिएगा, ये जो एल्बिनो फॉन है ये सिल्वर रंग का हिरण है। क्लियर? अब यहां देखिए, ये तो करंट का टॉपिक हो गया। अब आपसे इसी से कोरिलेट करके कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित स्टैटिक पार्ट से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निर्माण इंजीनियरिंग पर भारत का पहला ऑनलाइन स्नातकोत्तर कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो याद रखिएगा, आईआईटी कानपुर के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि चुनाव आयोग के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो भारतीय निर्वाचन आयोग अर्थात ईसीआई ने, और इसका आयोजन 9 मार्च 2023 को हुआ। और ये जो चुनाव आयोग का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, इसका विषय क्या था? तो यहां विषय महत्वपूर्ण है, इसका विषय था समावेशी चुनाव और चुनावी निष्ठा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ओलंपिक की एकल स्पर्धा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अलग अलग श्रेणियों में विजेताओं को अलग अलग धनराशि की घोषणा की गई है। जैसे अगर कोई स्वर्ण पदक विजेता होगा तो उसको 6 करोड़ रुपए दिया जाएगा, रजत पदक विजेता होगा तो उसको 4 करोड़ रुपए, और कांस्य पदक विजेता होगा तो उसे 2 करोड़ रुपए की धनराशि पुरस्कार के तौर पर दी जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो बजट 2023-24 आया है, उसमें किस योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए बजट में 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा, उस योजना का नाम है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। अब देखिए, इस प्रश्न में ही कई और तथ्य को शामिल कर दिया गया है ताकि कैसे भी प्रश्न बने वो आप करने की स्थिति में हो। जैसे अब इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए कितने रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा 3600 करोड़ रुपए का। क्लियर है? तो हर एक एस्पेक्ट्स में आप प्रश्न को समझेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अंकटाड का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा, 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्थापित यह एक अंतर सरकारी निकाय है। क्लियर है? किसकी बात हो रही है? अंकटाड की। और अंकटाड का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के झ और इंग्लिश में लिखा रहेगा तो अनुच्छेद 243 के आई में इसका प्रावधान किया गया है। क्लियर है? अब यहां पर एक चीज और देखिए, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, तो इससे भी संदर्भित करके प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा,
अनुच्छेद 243 झ या अनुच्छेद 243 आई, जिसके तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, इसके तहत राज्य वित्त आयोग पंचायतों के साथ साथ नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, यह प्रावधान अनुच्छेद 243 के म में है, अर्थात अनुच्छेद 243 के वाई में किया गया है। क्लियर? यानी अनुच्छेद 243 के म या अनुच्छेद 243 के वाई में यह कहा गया कि अनुच्छेद 243 झ या अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग पंचायतों के साथ साथ नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में वित्त आयोग का जो गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत? तो वो अनुच्छेद 280 के तहत। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संतृप्त यौगिक क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध हो। क्लियर है? यानी जहां पर कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होगा तो वहां पर कैसा यौगिक हो जाएगा वो? तो वो हो जाएगा संतृप्त यौगिक। क्लियर? अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है? तो मीथेन, एथेन और प्रोपेन, ये सभी संतृप्त यौगिक के उदाहरण हैं। अगर हम बात कर लें असंतृप्त यौगिक की, तो असंतृप्त यौगिक वो होते हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रि आबंध होता है। और अगर हम असंतृप्त यौगिक के उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण होगा एथाइन। क्लियर? इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कृषि मंत्रालय और नेफेड के बीच में किस बात को लेकर समझौता हुआ है? तो याद रखिएगा, कृषि मंत्रालय और नेफेड के बीच में बाजरा आधारित उत्पादों से संबंधित समझौता हुआ है। किसके किसके बीच? कृषि मंत्रालय और नेफेड के बीच। अब यहां पर चूंकि नेफेड की चर्चा हुई है तो सबसे पहले आपको नेफेड के फुल फॉर्म को ध्यान में रखना होगा। नेफेड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो याद रखेंगे, भारत विश्व में चीनी के उत्पादन में सबसे बड़ा देश है और निर्यात की स्थिति में दूसरे स्थान पर भारत है चीनी के संदर्भ में। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस एम्स को ग्रीन एम्स के नाम से जाना जाएगा? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में जो बिलासपुर एम्स है उसे ग्रीन एम्स के नाम से जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है ये। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पहाड़ी समुदाय के लिए आरक्षण की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, जीडी शर्मा आयोग ने पहाड़ी समुदाय को आरक्षण की सिफारिश की थी। किसने? जीडी शर्मा आयोग ने। अब देखिए, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। क्लियर है? तो अब यहां पर उस आयोग को भी रिकॉल करिए, जीडी शर्मा आयोग को। और किस राज्य के पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर के। तो इसका प्रावधान अनुच्छेद में किस में है? तो याद रखिएगा, इसके संदर्भ में अनुच्छेद 342 के सब क्लॉज 1 में इसका उल्लेख किया गया है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा, 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। इसमें पहला नाम है आपका कैरोलिन आर बर्टोजी, दूसरा नाम है मोर्टन मेल्डल, तीसरा नाम है के बैरी शार्पलेस। मैं फिर से इन नामों को रिपीट कर रहा हूं, कैरोलिन आर बर्टोजी, मोर्टन बेल्डल, के बैरी शार्पलेस। इन 3 लोगों को संयुक्त रूप से 2022 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अब ये प्रश्न उठता है कि इनके किस काम के लिए इनको ये रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है? तो याद रखिएगा, क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया जा रहा है। ये अणुओं में एक साथ विखंडन के तरीके से संबंधित है और इनका उपयोग कहां होगा? तो इनका उपयोग कैंसर की दवा बनाने और डीएनए मैपिंग आदि में किया जाता है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो बंगाल विभाजन, देखिए बंगाल विभाजन के संदर्भ में पूर्व में भी आपने एक सीरीज देखी है कि कब इसकी घोषणा हुई, उसके फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन और उसके बाद फिर अंतिम निर्णय। आज के प्रश्न में आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो बंगाल विभाजन हुआ उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा, सर एंड्रयूज फ्रेजर उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष का नाम जयंती पटनायक। और याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगर हम बात कर लें राष्ट्रीय महिला आयोग की तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एनसीडब्ल्यू कहा जाता है और इसकी स्थापना जनवरी 1992 में हुई थी। याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये एक सांविधिक निकाय है। जब आपसे यह कहा गया कि ये एक सांविधिक निकाय है तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि इस आयोग को लेकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कोई उल्लेख नहीं है।
इसका जो स्थापना जो है इसकी, वो संसद के अधिनियम के द्वारा हुई। तो ये प्रश्न उठता है कि किस अधिनियम के तहत? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा इस राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, इसलिए ये कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है। यदि हम इसके नोडल मंत्रालय की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, और वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का नाम क्या है? रेखा शर्मा। इनके दूसरे कार्यकाल के लिए इनको रिपीट किया गया, 2021 से 3 साल के लिए इनको रिपीट किया गया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, नीला थोथा का जो रासायनिक नाम है वो है कॉपर सल्फेट। इसको कहते हैं CuSO4। याद रखिएगा, इसे तूतिया भी कहते हैं। क्लियर है? ये जो नीला थोथा है इसका रंग नीला होता है, लेकिन जब इसे हम गर्म करते हैं तो जल के अलग हो जाने के कारण ये सफेद रंग का लवण प्राप्त होता है इससे। क्लियर है? इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 1946 में जो भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ये किसके नेतृत्व में इसका गठन हुआ? तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अक्टूबर 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। आपने देखा होगा कई बार आपकी परीक्षाओं में इसमें जो मंत्री थे उनके नाम को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। तो जो प्रमुख मंत्रालय थे या जिन मंत्रालयों के संबंध में पूर्व में प्रश्न पूछा गया है, उन मंत्रालयों को जरा देख लीजिए। इसमें अगर हम बात कर लें कृषि एवं खाद्य मंत्री की, तो वो राजेंद्र प्रसाद साहब थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम साहब थे। शिक्षा, कला और उद्योग आपूर्ति मंत्री सी राजगोपालचारी थे। यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर बनता है सी राजगोपालचारी को लेकर। याद रखिएगा, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह जी थे। रेलवे और संचार मंत्री आशफ अली साहब थे। खान व बिजली मंत्री CH भाभा साहब थे। क्लियर है? तो इन नामों को आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बुर्किना फासो के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो याद रखिएगा, वहां पर एक तख्ता पलट हुई है और उसके बाद बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम त्राओरे बने हैं। कौन बने हैं? इब्राहिम त्राओरे। याद रखेंगे, कहां के राष्ट्रपति? बुर्किना फासो के। अब जरा इसकी स्थिति को देख लीजिए। ये जो बुर्किना फासो है, ये पश्चिमी अफ्रीका का एक लैंडलॉक देश है। तो देखिए, यहां से एक स्टैटिक प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है कि अफ्रीका के कुछ देशों का नाम दे दे और आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बुर्किना फासो उसमें लैंडलॉक कंट्री है या नहीं। इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जा सकता है और इस तरह के प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, ये जो बुर्किना फासो है इसकी राजधानी कहां पर है? तो इसकी राजधानी है ओगाडोगु। कहां पर है? ओगाडोगु। याद रखिएगा, अगर हम बुर्किना फासो की सीमाओं की बात करें तो उत्तर और पश्चिमी सीमा में माली है, उत्तर पूर्व की सीमा में नाइजर है, दक्षिण की सीमा में कोटे डी आइवर, घाना और टोगो है, और दक्षिण पूर्व में इसके बेनिन है। क्लियर है? तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ओपेक से संबंधित है। याद रखिएगा, ओपेक जो है ये एक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है। सबसे मूलभूत बात। दूसरी बात कि ये जो ओपेक है इसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई, बगदाद, इराक में। क्लियर है? कई बार ओपेक के संस्थापक सदस्यों को लेकर प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ओपेक के संस्थापक सदस्यों की संख्या 5 है। कौन कौन से देश हैं? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ये ओपेक के संस्थापक सदस्य हैं। क्लियर है? अब अगर हम बात कर ले वर्तमान में ओपेक के सदस्य देशों की संख्या, तो इनकी सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 13 है। तो 5 तो संस्थापक सदस्य जिनके नाम अभी आपने देख लिए। अब इन 5 संस्थापक सदस्यों के अलावा कौन कौन से देश हैं? तो इसमें लीबिया है, UAE है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, गैबॉन है, अंगोला है, इक्वेटोरियल गिनी है और कांगो है। क्लियर है? तो इस प्रकार इनकी संख्या कितनी हो जा रही है? 13। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 2022 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा, 2022 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो एनी एर्नाक्स को दिया गया। किसको? एनी एर्नाक्स को। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो एनी एर्नाक्स है ये कहां की लेखिका है? तो याद रखिएगा, ये फ्रांसीसी लेखिका है। एनी एर्नाक्स, जिनको 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये फ्रांसीसी लेखिका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय गुणवत्ता परिषद अर्थात QCI की स्थापना कब हुई? देखिए, भारतीय गुणवत्ता परिषद के संदर्भ में कई सारी अभी गतिविधियां हुई हैं, तो इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसकी स्थापना 1997 में हुई। याद रखिएगा, ये जो भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना हुई थी, ये भारत सरकार और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी और ये एक स्वायत्त निकाय के तौर पर इसका गठन किया गया था। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो भारतीय गुणवत्ता परिषद है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। अगर हम बात कर लें भारतीय गुणवत्ता परिषद अर्थात QCI के पहले अध्यक्ष की, तो इसके पहले अध्यक्ष रतन टाटा साहब थे। क्लियर है? याद रखिएगा, भारतीय गुणवत्ता परिषद अर्थात QCI ने 2022 में अपनी रजत जयंती मनाई है। क्लियर है? तो यहां से इसकी स्थापना वर्ष को भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इतनी बातें आज की क्लास में आपने देखी। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।